Good morning everyone. Today we will discuss about internal resistance of cell. सेल का आंतरिक प्रतिरोध. ओके, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, इस पर आज के करेंगे हम चर्चा करेंगे. ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से. सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए. पहला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के लिए. दूसरा क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए. इसी के साथ एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए. तो ऐसे 3 सवाल आपके पास में आज हम पढ़ने वाले हैं. आज का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आप कैसे दिखाएंगे. क्या होता है सेल के अंदर, क्या होता है जब धारा बहती है तो सेल के अंदर उपस्थित जो विद्युत अपघट्य है वो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है. मतलब यहाँ पर एक हमने पढ़ा था प्रतिरोध, एक हमने क्या पढ़ा था, प्रतिरोध पढ़ा था. और उस प्रतिरोध में चालक ही क्या करता था, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता था. चालक ही क्या करता था, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता था. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल रहेगा. सेल की संरचना मैंने आपको कल बता दिया था, थोड़ा सा इसी तरह से मैं बताऊंगा आपको आज भी. ये आपके पास में एक सेल का मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ. ये यहाँ पर इस तरह से ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है ना. और यहाँ पर आपको मालूम है क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर बताइए क्या कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं. बिल्कुल है ना, ये इलेक्ट्रोड हो गए आपके, इस तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं. तो क्या होता है इस सेल में रखा है ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ, विद्युत अपघट्य. और ये विद्युत अपघट्य क्या करता है, यहाँ पर रोकने वाले का काम करता है. मतलब गुंडे का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य कर रहा है. जो धारा बह रही है सेल के अंदर उसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ है विद्युत अपघट्य जिम्मेदार. मतलब गुंडा कौन है, यहाँ विद्युत अपघट्य है. वो क्या करेगा, बहने वाली धारा को क्या करेगा, रोकेगा. राइट, इस तरह से होगा. तो आपको ध्यान रखना है जो शब्द में उपयोग कर रहा हूँ, रोकने वाला कौन है, विद्युत अपघट्य. यही क्या करता है, सेल के अंदर बहने वाली धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है. और इस रुकावट को ही क्या कहते हैं हम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. समझ गए. अब परिभाषा बोल रहा हूं मैं. सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. क्लियर. कौन रोकेगा, कौन रोक रहा है, विद्युत अपघट्य. किसको रोक रहा है, किसको रोक रहा है, सेल के अंदर बहने वाली धारा को रोक रहा है. ठीक है, तो बस ये 2 बातें अपने को याद रखना है, कौन रोक रहा है, किसको रोक रहा है, और उसको क्या कहते हैं, इतना भर हमको याद रखना है. तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं. अब क्योंकि जब हम सेल बनाते हैं, है ना, जब हम सेल बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं सेल, प्लस माइनस. लेकिन अब यहाँ पर इतनी जगह होती नहीं है कि हम यहाँ पर इसके अंदर भी एक आंतरिक प्रतिरोध को क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके. तो हम इसी के बाजू में क्या कर देते हैं, एक ऐसा छोटा सा प्रतिरोध क्या कर देते हैं, बना देते हैं. ठीक है, और इसको बोलते हैं स्मॉल r. तो इस तरह से हो जाता है सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और उसका आंतरिक प्रतिरोध जो हो जाता है वो स्मॉल r हो जाता है. इस तरह से विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का ये संकेत हो गया आपके पास एक प्रकार से. क्लियर हो गया, यस और नो, क्लियर ना. ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य, और ये ही क्या करता है, ये विद्युत अपघट्य ही क्या करता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है. ठीक है, रुकावट डालता है. और इस रुकावट को ही क्या बोलते हैं हम, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. ठीक, तो परिभाषा बन गई, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं.
अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक वो क्या होते हैं देखते हैं। तो यहां बता देता हूं, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है आपका दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आप दिमाग लगाइए। मैंने आपको बता दिया कि रोकने वाला कौन है, 31, वेरी गुड। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? देखो, धारा कब बहती है? धारा तब बहती है जब एक इलेक्ट्रोड पर जो आयन बनते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो आयन बनते हैं वो पहले इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। मतलब आयनों की गति के कारण क्या होती है? धारा बहती है। और आयन कहां से बनते हैं, है ना? आयन कहां से बनते हैं? आयन जो है यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है? अपने आयनों में टूटता है और वही आयन जो है, प्लस वाला आयन जो है वो माइनस वाले की तरफ और माइनस वाला आयन जो है वो प्लस वाले की तरफ क्या करता है? गति करता है। ठीक है, इस तरह से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब आयनों की गति के कारण यहाँ पर क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। धन आयनों की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। अब जब धन आयनों की गति के कारण धारा प्रवाहित होगी तो वही तो विद्युत धारा है। आयनों की गति मतलब विद्युत धारा। जैसे वहां पर आवेश की गति होती थी चालक में तो उसको विद्युत धारा कहते थे। यहाँ पर आयनों की गति हो रही तो उसको क्या बोलेंगे? हम विद्युत धारा कहेंगे। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, मतलब इन दोनों को हमने थोड़ा दूर दूर कर दिया तो इन दोनों के बीच में विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी? यस और नो? दोनों इलेक्ट्रोड, है ना? और जब दोनों के बीच में जब विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ जाएगी तो रोकने वाले की मात्रा बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्योंकि रोक कौन रहा है? यहाँ पर रोक कौन रहा है? विद्युत अपघट्य। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आप बढ़ा दोगे तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ेगी यानी कि रोकने वाले की मात्रा बढ़ गई तो ज्यादा रोकेगा कि कम रोकेगा? बोल, ज्यादा रोकेगा। तो जब ज्यादा रोकेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, अरे घटेगा। अरे रोकना ही तो रुकावट है ना, तो रुकावट को ही तो क्या बोल रहे हो आप? आंतरिक प्रतिरोध कर रहे हैं। तो बताइए, अरे भाई 5 गुंडे हैं, हीरो जा रहा है, 5 गुंडे हैं तो क्या करेगा? करेंगे, जल्दी से मारपीट करेगा और निकल लेगा वो। लेकिन 5 की जगह 50 हो जाए तो उतनी तेजी से निकल जाएगा कि फिर वो सबको मारने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नहीं यार, ये बात समझ में। तो वैसी तो है यहाँ पर, अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को आपने बढ़ा दिया, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या हो गया? पहले कम विद्युत अपघट्य था, अब क्या हो गया? विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या हो गई? यहाँ पर बढ़ गई। और जब विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ गई तो वही तो क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। समझ में आई बात? वही क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। तो फिर रोकने वाले की मात्रा बढ़ गई ना, तो फिर आयन जो बनेंगे वो इलेक्ट्रोडों पर जाने के लिए उनको ज्यादा रुकावट का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बताइए, दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच दूरी बढ़ाने पर क्या होगा? दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? हाँ, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है ना? और कैसे बढ़ता है? मैंने आपको बता दिया कैसे बढ़ता है। क्योंकि दोनों के बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ जाती है और विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ती है, मतलब रोकने वाले की मात्रा बढ़ रही है और रोकने वाले की मात्रा बढ़ेगी तो ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी, और ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी तो उस रुकावट को हम क्या बोल रहे हैं? आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। दूसरा है विद्युत अपघट्य में डूबे
अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। अब विद्युत अपघट्य में जो इलेक्ट्रोड है ना, उनका जो क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा बताइए। क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? देखो, जो धारा बहती है वो आयनों की गति के कारण बहती है। आयन हमको दो प्रकार से मिलते हैं। एक विद्युत अपघट्य, जब अपने आयनों में टूटता है वो आयन होते हैं, और दूसरा होता है ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो इलेक्ट्रोड भी चूंकि विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, अपने आयनों में क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, जैसे जिंक का अगर मान लो रॉड है जिंक, तो क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है। तो ये आयन कहाँ से बना, जो जिंक की रॉड है उसके टूटने से क्या, जिंक की रॉड से क्या बना, ये आयन बना। तो आयन दो प्रकार से बन रहे हैं यहाँ पर, एक विद्युत अपघट्य के वियोजित होने के कारण, और दूसरा ये जो रॉड लगी होती है जिंक की या कॉपर की जो भी है ना, उनके कारण आयन बनते हैं। और ये जब आयन गति करते हैं तो ही धारा प्रवाहित होती है। अब बात यहाँ ये आ रही है कि विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कैसे डिपेंड करेगा आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान के चलो विद्युत ये जो इलेक्ट्रोड हैं उनका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, अगर क्षेत्रफल हमने ज़्यादा रख दिया है ना, पतली पतली रॉड डालोगे तो क्या होगा, कम आयन बनेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल उनका क्या है, कम है। कम क्षेत्रफल तो कम आयन निकलेंगे वहाँ से, और कम आयन निकलेंगे तो क्या होगा, कम आयन गति करेंगे, और कम आयन गति करेंगे तो धारा भी क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। और धारा कम प्रवाहित हो रही है मतलब प्रतिरोध क्या है, अधिक है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, आपने पतले इलेक्ट्रोडों के स्थान पर मोटे इलेक्ट्रोडों को ले लिया, तो उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतने ही उस क्षेत्रफल से क्या होगी, उतने ज्यादा क्या निकलेंगे बताइए, क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। यानी आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यस और नो। कम क्षेत्रफल कम आयन निकले, कम क्षेत्रफल था विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड अगर आपने पतला लिया है तो क्षेत्रफल इसका कम है, क्षेत्रफल कम है तो इससे बनने वाले आयन भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोड मोटा ले लिया है तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा क्षेत्रफल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा क्षेत्रफल से कौन ज़्यादा निकलेंगे, आयन निकलेंगे। जब आयन ज़्यादा निकलेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा आयन गति करेंगे। जब ज़्यादा आयन गति करेंगे तो धारा भी क्या होगी, धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, बिल्कुल। और जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया है, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। धारा अगर ज़्यादा बह रही मतलब प्रतिरोध क्या है, कम है, बिल्कुल, है ना, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा आयन उतनी ज़्यादा धारा, जितनी ज़्यादा धारा इसका मतलब प्रतिरोध उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। तो एक लाइन में फिर लिख देंगे, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। दोनों पॉइंट क्लियर है, क्यों भाई, दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं। उदाहरण समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं। माइक बंद कर दो। तीसरा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता का मतलब क्या है, हाँ, सांद्र और तनु, इसका मतलब क्या होता है, बोलिए।
सांद्र और तनु का मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ, मतलब आप लोगों ने विलयन पढ़ चुके हो, और विलयन में क्या होता है कि भाई विलायक होता है, विलेय होता है ना। जब पदार्थ में, जब विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो सांद्र कहलाता है, और जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या कहलाता है, तनु कहलाता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा दिमाग में लगाते, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो हमको शरबत बनाना है, 1 लीटर हमने पानी लिया और उसमें आपने क्या कर दिया, 4 चम्मच शक्कर डाल दिया। तो मुझे बताइए वो मीठा लगेगा क्या? आपको लगेगा मीठा क्या? नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है वो विलयन कौन सा कहलाएगा, क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आपने बहुत कम रखे हो। 4 चम्मच होता क्या 1 लीटर में, तो वो मीठा लगने वाला नहीं है, मतलब ऐसा विलयन, ये तनु विलयन हो जाएगा। और अगर आपने क्या कर दिया, उस 1 लीटर पानी में क्या कर दिया आपने, कम से कम 20 चम्मच शक्कर क्या कर दिया, डाल दिया, तो अब वो इतना मीठा हो जाएगा कि आपको पीते नहीं बनेगा, है ना। तो विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब बताइए वो विलयन क्या कहलाएगा आपका, सांद्र कहलाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर का मतलब है कि आप वहां विद्युत अपघट्य की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या है, आप वहां पर जो विलेय पदार्थ है, जो विद्युत अपघट्य है, उसकी मात्रा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और सीधी सी बात है, जब आप रोकने वाले की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, आप गुंडे बढ़ा रहे हैं, है ना, तो सीधी सी बात है वो किसके मार्ग में रुकावट डालेंगे, हीरो के मार्ग में रुकावट डालेंगे। अपने यहाँ हीरो नहीं है, हीरोइन है धारा, उसके मार्ग में क्या होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, और रुकावट ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बोलिए, हाँ, अधिक होगा, राइट, है ना। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाएंगे मतलब रोकने वाले की मात्रा बढ़ा रहे हो, रोकने वाले की मात्रा बढ़ा रहे हो तो क्या करेगा, वो ज़्यादा रोकेगा, ज़्यादा रोकेगा तो क्या होगा, ज़्यादा रुकावट है, ज़्यादा रुकावट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध कह रहे हैं, और प्रतिरोध बढ़ेगा। इज इट क्लियर, क्लियर और नॉट? तो बढ़ता आएगा कि नहीं। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है, राइट। माइक बंद कर दो। चौथी बात, विद्युत अपघट्य के ताप पर ताप कैसे प्रभावित करेगा। अब बताइए, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, चलो ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा अपन समय बर्बाद नहीं करते। मुझे ये बताइए, आप चाय बनाते हैं, आपने पानी लिया, दूध लिया, शक्कर लिया, चाय पत्ती लिया, डाल दिया, गैस पर रख दिया, गैस चालू मत करो, क्या होगा? बताइए, चाय बन जाएगी क्या? कब बनेगी चाय? हाँ, गैस ऑन करेंगे तब बनेगी, बिल्कुल, है ना। यानी गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे, जब तक जलाएंगे नहीं, तब तक के नहीं बनेगी। तो भाई आपने सब चीज़ तो मिला दिया था, लेकिन चाय अपने आप बन जाएगी क्या? अपने आप नहीं बनती चाय, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको गर्म करना पड़ता है। अब गर्म करने से होता क्या है, गर्म करने से जो रासायनिक क्रियाएं होती है क्या होती है, वो तेजी से होने लगती है, ठीक है ना। जब हम उसको ऊष्मा देते हैं, अरे माइक बंद करो, आलोक माइक बंद करो। हाँ, जब हम क्या करते हैं, माइक बंद करो, हाँ बोलो। तो आखिरी पॉइंट था, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि भाई क्या होता है, जब आप ताप बढ़ाते हैं, जब आप उसको ऊष्मा देते हैं, है ना, तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होने लगती है, क्या होने लगती है, वो तेजी से होने लगती है। और जब रासायनिक अभिक्रियाएं तेजी से होने लगती हैं तो आयन बनते हैं ज़्यादा, और
ऊष्मा या ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, वो आयन तेजी से क्या करने लगते हैं, गति भी करते हैं, क्योंकि उनको ऊष्मा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। और जब ऊर्जा मिलती है तो आपको मालूम है कोई भी कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। और जब आयन तेजी से गति करेंगे तो बताइए धारा भी तेजी से बहेगी कि नहीं बहेगी, बोलो, बहेगी। और जब धारा तेजी से बहेगी तो प्रतिरोध का मान कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा। धारा अगर तेजी से बह रही है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध कम होने पर धारा तेजी से बह सकती है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई बात, यस और नो। यानी विद्युत अपघट्य का ताप यदि आप बढ़ाते हैं, ताप यदि आप बढ़ाते हैं तो आयनों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आयनों को ऊर्जा मिलती है तो क्या करते हैं, वो तेजी से गति करते हैं। जब यानी रासायनिक अभिक्रिया भी तेजी से होती है और आयनों को ऊर्जा मिलने से वो क्या करते हैं, तेजी से गति भी करते हैं। और जब तेजी से गति करते हैं तो धारा भी ज़्यादा बहती है। जब धारा ज़्यादा बह रही है मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ क्या जाएगा, घटता है। तो मैंने बिल्कुल हर एक कारण को, हर एक कारक को उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। वो उदाहरण अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहते हैं तो फिर मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये चारों को लाइन से याद रखो। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को बढ़ाने, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, और चौथा है विद्युत अपघट्य के ताप पर। और फिर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। क्लियर, यस और नो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।